तो कक्षा 9th के विद्यार्थियों, देखिए 30 अगस्त के दिन आपका समाज विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होने वाला है उसके लिए ना तो अब आपको चिंता करनी है और ना ही टेंशन लेना है, क्योंकि इस क्लास में समाज विज्ञान का ऐसा क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ कि जिसे करने पर आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं और अपना अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से जल्दी से कंप्लीट करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन में सही विकल्प दिए गए हैं आपको 6। ठीक है, 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये आपका 2.4%। ठीक है, इसका ए राइट रहेगा। दूसरा है निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो वो कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जिसे जीवन रेखा कहा जाता है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो आपका लड़ा गया था 1914 से 1918 तक। ठीक है, ये 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। चौथा है आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किनके हाथों में था। तो ये था आपका सोवियत संघ और अमेरिका के हाथों में। ठीक है, अगला है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। हर एक विद्यार्थी को पता है ये तो। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, हो गया। तो ये हमारे सही विकल्प हो गए पूरे 6। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ष किलोमीटर है। तो भारत की भूमि का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा कितना है भारत की भूमि का क्षेत्रफल, 32,87,263। ठीक है, दूसरा है खालिस्तान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कौन सी नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो है आपकी यमुना। कौन सी, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीसरा है कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसका आंसर है आपका दास कैपिटल ग्रंथ की इन्होंने रचना की। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई। तो 9 दिसंबर कब हुई, 9 दिसंबर को 1946 में। अगला है जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं। अगला रिक्त स्थान है उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक खालिस्तान है। कौन है, तो इसका आंसर है आपका भूमि। चलिए, तो इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए सॉल्यूशन के साथ। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ मिलाइए। इसका पहला प्रश्न है कि राजस्थान, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरी आपकी जोड़ी रहेगी रूस की संसद। तीसरी खरीफ की जो फसल होगी वो होगी आपकी ज्वार और बाजरा। हरित क्रांति का जो संबंध होता है उत्पादन में वृद्धि से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह है संविधान सभा के अध्यक्ष।
और देश का सर्वोच्च कानून क्या है? तो इसका आंसर है आपका संविधान। क्या है इसका आंसर? संविधान। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। तो इस तरह से आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर लिख दिए हैं, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें और अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो यह आपका सत्य है। दूसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये भी आपका सत्य है। तीसरा है मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, या मतदान यानी कि जो वोट देने की उम्र है वो कितनी है? 18 वर्ष है क्या? तो बिल्कुल सत्य है। 18 वर्ष का बच्चा आपका वोट डाल सकता है, तो ये भी आपका सत्य है। अगला है भूमि मानवकृत संसाधन है, जो भूमि है वो मानवकृत संसाधन है, बिल्कुल गलत बात है। क्या भूमि को मानव ने बनाया? क्या नहीं, जो चीज़ मानव ने बनाई है वो आपकी मानवकृत संसाधन रहेगी, तो ये बात आपकी असत्य है, तो यहाँ पे असत्य होगा। अगला है 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल राइट है ये आपका, तो यहाँ पर सत्य आएगा। अगला है शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है, बिल्कुल सत्य है। चलिए तो इस तरह से ये आपके सत्य कंप्लीट हुए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपका महानदी पे। कहाँ पर? महानदी। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। अगला है लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद। चौथा है पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है दुकानदारी। चलिए अगला है वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका आंसर है, तो देखिए तो ये रहा इसका आंसर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 18 वर्षों से अधिक उम्र वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार है, यही वयस्क मताधिकार है। ठीक है। अगला है भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है आपका 7। कितनी है? 7। ठीक है। चलिए तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एक एक नंबर में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आपके सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट हुए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? नाम लिखिए। 7वां प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे प्रश्नों की हमने PDF तैयार कर ली है। चलिए उसको देखते हैं। और एक मेन बात और है, यदि आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ यदि नहीं जुड़े हैं और इस प्रश्न पत्र के आप फुल सॉल्यूशन के साथ में PDF लेना चाहते हैं, तो पहले आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, या आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल आर्ट पे आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यह है आपका 6ठे प्रश्न का आंसर। 6ठा प्रश्न क्या था? देखिए साथ में प्रश्न भी है, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप, चौथा है दिल्ली, 5वां है जम्मू कश्मीर, 6ठा है लद्दाख, 7वां लक्षद्वीप और 8वां है पुदुचेरी। ठीक है, तो ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद में है जो इसका अथवा है कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर
गुजरती है? नाम लिखिए। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8 मिजोरम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और धैर्य और शांति से सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करें। भरोसा रखिए सारे क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इस तरह से पहले आपको हेडिंग डालनी है कि भारत के पड़ोसी देश निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान यानी छोटी सीमा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश, नंबर 7 म्यांमार, नंबर 8 श्रीलंका यानी समुद्री पड़ोसी, नंबर 9 मालदीव समुद्री पड़ोसी, ये भी आपका। ठीक है, चलिए तो ये आपके 8 से 9 नाम यहाँ पे हो चुके हैं भारत के पड़ोसी देश के। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए तो बहुत ही सरल और सिंपल है आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर, ताकि आप इनको पढ़ते याद कर लें। ठीक है, चलिए अगला है इसका अथवा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश, नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 चीन, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां प्रश्न कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई 2 बिंदु लिखिए। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई। नंबर 1 सामाजिक असमानता। इसके अंदर आप लिखेंगे कि फ्रांस का समाज 3 स्टेटस में बटा हुआ था, जिसमें तीसरे स्टेट यानी कि आम लोग पर सबसे अधिक करों का बोझ था। जो आम लोग थे यानी थोड़े से गरीब, उन पर सबसे अधिक कर था, कर का बोझ यानी कि आप बोल सकते हैं ब्याज। जबकि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे और पादरी वर्ग के जो लोग थे, उन पर कुछ विशेष अधिकार उनको प्राप्त थे। ठीक है, जो कि आम जनता को नहीं थे। नंबर 2 आर्थिक संकट। लंबे अवधि यानी कि लंबे समय के युद्धों, जैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण फ्रांस पर भारी कर्ज था। जो लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे, उनके कारण फ्रांस के ऊपर काफ़ी कर्ज हो चुका था, जिससे राजकोष खाली हो गया था और जनता पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। ठीक है, चलिए तो ये 2 कारण हो गए आपके। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए आपको दिखा नहीं होगा, गलती से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका अथवा है प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर पॉइंट में है आपके, आप डायरेक्ट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इस युद्ध के कारण रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिससे खाद्य पदार्थों की कमी और महंगाई बढ़ गई, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा। नंबर 2 इस युद्ध में रूस को भारी सैन्य नुकसान हुआ, जिससे सैनिकों का मनोबल गिरा और वे युद्ध से थक चुके थे, क्योंकि जो युद्ध था वो लंबे समय तक चला था, जिससे जो सैनिक थे उनको भी नुकसान हुआ और सैनिकों का मनोबल भी गिरा और वे युद्ध में थक चुके थे, जिससे क्रांति के लिए आधार तैयार किया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार की घटना क्या थी। देखिए जो खूनी रविवार की घटना थी वो क्या थी, तो चलिए पढ़ते और समझते हैं। तो खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को हुई थी। कब हुई थी ये घटना? 22 जनवरी 1905 को, जब सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, पीटर्सबर्ग में श्रमिकों और उनके परिवारों का एक शांति पूर्ण जुलूस जार के शीतकालीन महल की ओर जा रहा था।
उनका उद्देश्य जार निकोलस द्वितीय को अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करना था। उनका जो उद्देश्य था वो क्या था? जार निकोलस द्वितीय को अपनी याचिकाएं प्रस्तुत कराना था, जिसमें बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और राजनीतिक सुधारों की मांग की गई थी। उस उद्देश्य में जो कामकाज यानी काम करने वाले श्रमिक की परिस्थितियों को और राजनीतिक सुधारों की मांग रखी गई थी। हालांकि जो शाही सैनिक थे वो निहत्थे दर्शनकारियों पर गोली चला दी। तो हालांकि जो शाही सैनिक थे उन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना ने पूरे रूस में व्यापक आक्रोश पैदा किया और 1905 की रूसी क्रांति को जन्म दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? खूनी रविवार की घटना। ठीक है, चलिए इसके बाद में रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में कोई 2 कारण लिखिए। नंबर 1, जार का निकुंसक शासन, इसके अंदर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर मित्र राष्ट्रीय देश कौन से थे, नाम लिखिए। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में मुख्य रूप से शामिल थे कौन कौन? ब्रिटेन नंबर 1, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 रूस, नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, नंबर 5 इटली और नंबर 6 जापान। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। इसका आंसर, इसका अथवा है युग फोक क्या है? तो ये आपके सामने है इस प्रश्न का आंसर। 11वां क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है, यानी कि व्यक्ति के पास एक शक्ति होती है और वे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं, यानी किसी न किसी व्यक्तियों के द्वारा वो उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिन्हें वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में चुनते हैं। यहाँ सामान्यता स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर होती है। ये जो लोकतंत्र है किस पे होता है? सामान्यता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर। चलिए लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र कई कारणों से आवश्यक है। नंबर 1, नागरिकों की भागीदारी, या नागरिकों को अपनी सरकार चुनने और नीतियों को प्रभावित करने का अधिकार देता है। ठीक है, लोकतंत्र में व्यक्तियों को खुद का जो जैसे कि सरपंच, जब गांव में सरपंच बनता है तो 1 से 2 व्यक्ति उठते हैं, तो व्यक्ति को खुद को, ठीक है, व्यक्ति को खुद को चुनने का अधिकार होता है इसमें कि वो किसको वोट दे, ना कि किसी के दबाव में आकर। ठीक है, अगला है मानव अधिकारों का संरक्षण। यहाँ व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ लोगों की मदद करता है, उनके आत्मविश्वास की रक्षा करता है। जवाबदेही और पारदर्शिता, यहाँ सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, यानी कि अपनी बात को रखने का और अपनी बात को कहने का दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेटोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन, यानी कि लोगों का अधिकार, हुकुम। यह एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें नागरिक सीधे या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेते हैं। लोकतंत्र क्यों आवश्यक? ये तो आपका हो गया। ये है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? चलिए इसके बाद में है रबी और खरीफ की फसलों के नाम। रबी और खरीफ फसलों के नाम निम्न है। तो देखिए ये रहे रबी की फसल। रबी की फसल के नाम है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। इसका आगे आदि कर दीजिएगा, ठीक है, और आदि लिख लीजिएगा। खरीफ की फसल के नाम धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली आदि। ठीक है, चलिए इसके बाद में सिंचाई के मुख्य साधन है सिंचाई।
यानी कि हमें जो पानी है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो पानी हमें कहाँ से, कुओं से, ट्यूबवेलों से, हैंडपम्प से, बड़े बड़े तालाबों से, नदियों से, झरनों से, ठीक है, यहाँ से हमें सिंचाई के लिए पानी मिलता है। हम खेतों में जो सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के साधन कुएँ, नलकूप, नहरें, तालाब, ड्रिप सिंचाई, ठीक है, ड्रिप सिंचाई जो फव्वारा के द्वारा की जाती है, स्प्रिंकल सिंचाई, ठीक है, ये तो सिंचाई के साधन हो गए आपके। बेरोजगारी से क्या आशय है, तो देखिए, बेरोजगारी वहाँ स्थिति है कि जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य और इच्छुक होने के बावजूद उसे काम नहीं मिल पाता, उसे हम क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति देखिए वो काम करने के लिए तो इच्छुक है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, देखिए पढ़े लिखे को भी यहाँ पर आजकल नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो वहाँ पढ़ा लिखा होते हुए भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये क्या है, बेरोजगारी ही है। पहले कम पढ़ाई थी लेकिन जो नौकरियाँ थी वो अधिक थी, लेकिन अब ज़्यादा पढ़ाई है फिर भी नौकरियाँ नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ये यही क्या है, आपकी बेरोजगारी है। कि बेरोजगारी वह स्थिति है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है और या इच्छुक है, उसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए, जन्म दर से आप क्या समझते हैं, तो जन्म दर किसे कहेंगे कि जन्म दर प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को संदर्भित करती है, उसे हम क्या कहेंगे, जन्म दर से, उसे हम जन्म दर कहेंगे। मनरेगा का नाम, इसका पूरा नाम बताना है, तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिवेशन, ठीक है, तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। निरंतरता से आप क्या समझते हैं, 17वां क्वेश्चन है, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम, तो पहली है उलर झील और दूसरी है डल झील। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए, यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, मंडक, कोसी, महानंदा। इसके बाद रूसी क्रांति के कोई 3 प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, तो ये आपके सामने इस प्रश्न का आंसर, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, इसका थोड़ा फिर कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व है, कोई 2 महत्व लिखिए, तो ये आपके 2 महत्व हो गए। इसका थोड़ा 20वां संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, तो ये आपके सामने है, क्यों आवश्यक है। अब आपको आगे पढ़ लेना है। 21वां भारत में निधनता के क्या कारण है, लिखिए, तो भारत में निधनता के कारण शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, और आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताएं, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, यह विस्तृत और व्यापक है, ठीक है, तो ये आपके, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक मानचित्र आपको इसमें दिया जाएगा जिसमें आपको इन नामों को दर्शाना है, ठीक है। चलिए, तो आपने सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट करें सारे क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर हालांकि कम समझाए लेकिन समझाने का पूरा प्रयास किया है जितना आपको समझा सकती थी मैं, ठीक है।